नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं और सिन्हा साहब से अभी जुड़ने का कारण ये है कि रूस यूक्रेन के ज़रिए हुए हमले का जवाब कैसे देगा और क्या करेगा, इस बारे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस्कंदर मिसाइलें और किंजल मिसाइलें रूस ने इस बार चलाई हैं और ये हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जो हवा की गति से आवाज़ की गति से 5, 6, 7 गुना तक तेज़ रफ़्तार से चलती हैं। जो टर्की में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई रूस और यूक्रेन की, उसमें रूस कहीं से भी सीज़फायर के मूड में नहीं है। ऐसा लग रहा है, कह रहा है कि 2 दिनों के लिए आप सीज़फायर कीजिए ताकि जो डेड बॉडीज़ हैं, उनकी लेन-देन हो जाए, बच्चे इधर से उधर आ जाएँ, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो हमला हुआ रूस के ऊपर, यानी कि $7 अरब के उनके फाइटर जेट्स बम्बस बर्बाद हुए और ताज़ा खबर ये है कि क्रीमिया को जाने वाला जो पुल है, उस पुल के ऊपर भी यूक्रेन ने हमला किया है टीएनटी से, जो यूएसवी वहाँ की एजेंसी है, उसने किया है। यानी कि रूस के ऊपर यूक्रेन खुल करके अब हमला कर रहा है और ये एक ओपन चैलेंज हो गया है। इस चैलेंज को पुतिन कैसे ले रहे हैं और क्या करेंगे, इसीलिए मैंने जनरल साहब को जोड़ा है। सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है सर। ये जो रूस के ऊपर यूक्रेन का अटैक है सर, पुतिन क्या कर सकते हैं? जय हिंद। देखिए यशवंत साहब, जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं रशिया के अंदर में, हम लोग पहले भी जुड़े थे। जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसने चलाया हुआ है यूक्रेन ने, जिसके अंदर तो पहले दावे ये भी हो रहे थे शायद इसको टैसिट सपोर्ट है सीआईए का, और इसमें और भी जो वेस्टर्न पावर हैं वो भी उनके साथ में है नेटो के, और इसलिए वो कर रहा है। इसमें यूके के MI5 का भी नाम आया था, क्योंकि ये 1.5 साल से MI6 का नाम आया था, हुँ, जिसमें 1.5 साल से ये प्लानिंग कर रहे थे, और बहुत डीप प्लानिंग। अभी प्लानिंग तो हुआ ही है। आप अभी एसबीयू की बात कर रहे हैं, शायद खबर आ रही है कि क्रीमिया जो कर्च ब्रिज है उसको भी वाटर लूम की तरह लगा करके एक्सप्लोसिव उसको भी क्षति करने की ट्राई हुँ, की हुँ, है। देखिए, ये भी एक क्रीमिया के ब्रिज पर हमला है पहले, क्योंकि ये पुतिन के डायरेक्ट शान को वो दिखाता है। जब क्रीमिया का 2014 में इन्होंने ये ले लिया था, अपने में मिला लिया था, तो उसके बाद ये क्रश ब्रिज उसके बाद बना है, और ये पुतिन साहब का खुद का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उन्होंने, आपको याद होगा जब ये ब्रिज तैयार हुई थी, तो इसके ऊपर में ट्रक चलाई थी खुद आगे बैठ करके, तो उनके शान का बात है। और इसको बार-बार इसको हर्ट करता ही रहा है, क्योंकि ये 2 ब्लैक सी और सी ऑफ एजॉव को जोड़ता हुआ क्रीमिया पेनिनसुला से जो मेनलैंड रशिया का है, उसको जोड़ता है। अब बात यदि आप 2 चीज़ों को देख के जाएँ कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब, और आपने फिर बात किया कि जो दूसरे राउंड का जो बैठक था, जो कि हुआ टर्की के अंदर में, उसके बाद भी वहाँ पे इस्तांबुल में कुछ चीज़ें आई, जिसमें रशिया का स्टैंड ये है कि 2-3 दिन का हम सीज़फायर कर सकते हैं। वो कहते हैं 30 डेज़ का, और वो परमानेंट सीज़फायर की हुँ, बात हुँ, करते हैं। मगर उनके जो टर्म्स हैं, वो इतने हैं कि वो तो कहते हैं कि कोई भी ज़मीन जो इन्होंने ली है 20% कहते हैं, जो कि तकरीबन अब प्रतिदिन वो 150 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ना शुरू हो चुका है। पहले वीक में 230-40 हो रहा था, क्योंकि वो बफर ज़ोन बना रहे हैं, खास करके जो सूमी में और खार्किव के हुँ, इलाके में। तो ग्राउंड के ऊपर में एब्सोल्युटली चीज़ें दूसरी हैं, मगर उसकी हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब में तो काफ़ी बड़ा उसके साख को धक्का लगा। कितनी क्षति हुई, क्या $8 बिलियन की जो बात हो रही है, $7 बिलियन की, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजरी आई है, और जो रशिया कहता है, रशिया कोई आंकड़ा नहीं देता है, ना तो उसने कितना स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मारे गए, मगर उसका विस्तार बहुत बड़ा था। जैसे आपने पहले दिन भी बात किया था, बेलाया को देखें तो 4,500 किलोमीटर पड़ता है ये यूक्रेन के बॉर्डर से, और जो केला पेनिनसुला है, कोला पेनिनसुला, जो कि उसका आर्टिक रीजन के अंदर में उसका जो नॉर्दर्न कमांड का हिस्सा है, जो आर्टिक बेसिकली आर्टिक से हुँ, है, उसमें 2 जगह एयरबेस में भी, उनके एक सबमरीन बेस है जो नेवल बेस है, वहाँ पर भी उन्होंने एक अटैक किया है। क्षति तो हुई है, उसके साथ में बहुत बड़ा धक्का है, और इन्होंने 2 जगह जो डीपली किया है, बेलाया में और केला पेनिनसुला में,
वहाँ पर उन्होंने एसयूवी का किया था, उनके जो सिक्योरिटी एजेंसी उसको इस्तेमाल किया था और ट्रकों में ये कंटेनर्स में पहुंचे थे जिसके अंदर में उन्होंने लकड़ी के कंटेनर्स लगाए थे जो कि वो नहीं, क्योंकि लाखों की संख्या में ये ट्रक्स चलते हुँ, हैं क्योंकि उनकी पूरी इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर जो भी सप्लाई चेन है क्योंकि 15 करोड़ की जो आबादी है काफी दूर तक फैली हुई है ना, थिनली पॉपुलेटेड है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जिसको आप हुँ, पॉसिबल नहीं है कि आप उसको आप ब्लॉक कर सकें, चेक कर सकें। तो उसमें उन्होंने ये अचीव किया है। तो देखिए यदि इस आकलन को यदि आप मिलिटरली देखते हैं, तो ये सबोटाज सर्विलेंस में हुँ, आता है। ये मेन हिस्सा मिलिट्री का नहीं माना जाता है। इसको सबोटाज सर्विलेंस होता है। वॉर के में दोनों वॉरिंग स्टेट्स हैं, 3.5 साल से भी लंबा का सफल समय होने वाला है। तो एक बड़ा अचीवमेंट तो है। इससे बड़ा अचीवमेंट पिछले साल 6 अगस्त में आपने देखा था जब उन्होंने कुर्स्क के अंदर में हम और रसिया की धरती पकड़ ली थी। और वो 1-2 किलोमीटर नहीं, हुँ, 1500 किलोमीटर का पड़ा था। पकड़ा काफ़ी दिन तक रखे थे, मगर रशिया इसको स्ट्रैटेजिक टाइम का वेट करके इमीडिएटली एक एक तो उस समय भी वो आर्सेनिक चला सकता था, ये बातें हुँ। चल रही थी कि मिसाइल से भी ले सकता है, एक बॉम्बर से भी ले सकता है, तो उसने धैर्य से काम किया और पूरे के पूरे ज़मीन को और उसके बाद उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। वो यदि सूमी का इलाका आप देखें, सूमी से जस्ट मात्र 25 किलोमीटर उधर सर और मेरा मेरा 1-2 सवाल लोग ये नहीं। जनरल साहब दरअसल ये कह रहे हैं कि MI6 जो इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है, वो उसमें शामिल हो सकती है क्योंकि ट्रक जो गए रूस के अंदर, उन ट्रकों के ऊपर ड्रोन्स गए और कह रहे हैं सर कि चूँकि रूस बहुत बड़ा देश है, थिनली पॉपुलेटेड है, यानी कि हिंदुस्तान से 6 गुना बड़ा देश क्षेत्रफल में और 15 करोड़ की आबादी, यानी कि 1/10 भारत के 1/10 आबादी हो और भारत से 6 गुना बड़ा देश है, तो उसमें ट्रक जब जाते हैं तो सर्विलांस नहीं हो पाया, उनकी चेकिंग नहीं हो पाई और उसमें ड्रोन चले गए। और वो ड्रोन फिर वो ट्रक के छत खुले और छतों के खुलने के बाद से उन्होंने जाकर के बॉम्बर्स जो थे, उनके ऊपर हमला कर दिया। ये MI6 की मदद से संभव हुआ होगा। सर अगर ऐसा है, तो क्या इंग्लैंड पुतिन का पहला टारगेट होगा? देखिए जो पुतिन के टारगेट पे खास करके जो 3 यूरोप के यूके बहुत तेजी से आ रहा है। आप बोरिस जॉनसन जो पुराने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते थे, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी इन द मंथ ऑफ फेब, तो मार्च में एक आया था प्रस्ताव, उसमें भी हुँ, टर्की आया था, इज़राइल भी था उसमें और उन्होंने वो पहुँच गए थे पहली बार कीव के अंदर में और बोरिस जॉनसन साहब और उन्होंने उसको रुकवा दिया था, कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए क्रीमिया से और यूक्रेन जो यूके का यदि आप बहुत जाएँ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से इनका एक स्ट्रैटेजिक ये रहा है इंटरेस्ट। हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हुँ, इसमें तो और खुल करके यदि इनका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो उसको यूके को ही मानते हैं। क्योंकि लड़ाई के दौरान जो 22 में या 23 में उस समय थे, तो हमारे पास टॉर्पेडो है और न्यूक्लियर टॉर्पेडोज़ हैं, जिससे हम इनके आइलैंड है, उनको मानते हैं यूके एक आइलैंड है, जो कि आपको पता ही है मेडिटेरियन के अंदर में है या अटलांटिक एरिया में है, ट्रांस अटलांटिक एरिया में, हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं। उनकी हुँ, सबमरीन वहाँ घूम ये उनका एक था कि ये हमारे आँख से खेल रहे हैं, पर आँख से खेलने की तो आदत है इनकी। अभी उनकी ना तो मुकरारली इतना है, उनकी सा 70,000 की फ़ौज आज के दिन है, बस इतना ही है। यूके की यदि देखेंगे उन्होंने अपना पूरा का पूरा वर्चस्व था, जो उनके हथियार बनाने की, उसकी क्षमता भी खो बैठे हैं। हाँ, अभी वो कह रहे हैं 3% जाएँगे और हम इसको कैच अप करना बहुत मुश्किल है। हाँ, उसके पास परमाणु है, परमाणु हथियार हैं, 200 का है और वो उससे अमेरिकन के बेसिकली ये तो कहा जाता है कि जो उनके परमाणु हैं, उनका पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर उसका नो हाउ है, उसको फायर करेंगे वो अमेरिकन के हाथ में, ऐसा कहा जाता हुँ, है। दूसरा जो देश वो देश हैं जो इम्पोर्टेंट रखते हैं और दोनों, एक फ्रांस है, एक जर्मनी। जर्मनी में खास करके जो चांसलर साहब अब आए हैं, जो अभी आए हैं, वो ओपनली ये कहते हैं कि दे रशिया के उन्होंने टॉरस मिसाइल का ये दे दिया, परमिशन दे दी कि आप टॉरस मिसाइल को
500 किलोमीटर जो उसका रेंज है उसको आप यूज कीजिए, फुल उसको यूज कीजिए, हम्म। जो कि बहुत घातक। ये नहीं जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब में जो सबोटाज सबवर्जन है, ये ऑप्टिक के लिए अच्छा है, मगर इसके अंदर में ये आपको एक मौका देता है पुतिन साहब को, उनको, क्योंकि दे आर बहुत स्ट्रेटेजिक पेशेंस है उनके लेकिन सर एक सवाल है, वो। आप ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जिन देशों को आप कह रहे हैं कि इनकी साजिशें रूस के खिलाफ ज्यादा रही हैं, यूक्रेन के साथ खुल करके ये रहे हैं, अब टॉरस जैसा हथियार जो है जर्मनी देता है, अगर किसी भी देश पर हमला करते हैं इन तीनों में से, तो नेटो के ऊपर हमला है। नेटो का चार्टर कहता है कि नेटो के सभी देश मिलकर के आपसे लड़ेंगे। 15 लाख की आर्मी रूस की, लगभग 2 गुना की आर्मी नेटो की। नेटो के पास 3-3 न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, रूस इकलौता है। ये लड़ाई फिर किधर जा सकती है? देखिए, यदि आप ऐतिहासिक तरीके से देखते हैं तो रशिया ने ये प्रूव किया है आपको, उनके बलिदानी के ऊपर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दोनों में रशिया ने ही रोका है। ये एम्बिशंस को एक्सपेंशन नेटो का, या नेटो तो बाद में बनाया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यदि आर्मी से आप तुलना करेंगे तो आर्मी कितनी है, जो बात होती है कि पोलैंड से होगा या ल्यूथेनिया होगी या एस्टोनिया करेंगे, ये करेंगे, पूरा नाटो का जुट जाना, ये ना तो पुतिन साहब ऐसा कोई काम करेंगे, लोग नाटो को क्या वो मौका देंगे? यूक्रेन में तो वो कर रहे हैं, ही इज क्रॉसिंग द लाइन, 20% जमीन ले ली है, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब आप देखिए ना, पिंजर्स हैं ये, पहले महीने में उनका 250 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर वो कैप्चर करते थे, अब बढ़ते बढ़ते 550 किलोमीटर हो गया। तो ये जो हम परसेंटेज रोक रखे हैं 20%, ये पहुंचेगा पूरा निप्रो के ऊपर, और मेरा मानना है कि ये 4 महीने तो खुल के चलेगा, और खुल के चलेगा जिस तरह से उन्होंने, रशिया ने अपने को किया है। देखिए, रशिया को उनके डिजाइन को डिफीट यदि करना है तो वो उनके लिए रेड लाइन है यूक्रेन। वो कोई कहता है कि नहीं रूस से वो चले जाएंगे पोलैंड के ऊपर में, कोई कहता है बाल्टिक नेशंस में एस्थोनिया, लातविया, वो तो डायरेक्टली जर्मनी या यूके से क्यों पंगा लेना, ये तो सब खड़े हैं उनके साथ, क्योंकि आपकी ना लैंड बॉर्डर लगती है, ना तो आपका समुद्र के रास्ते जाते हैं, तो समुद्र के अंदर क्या है, रशिया के कुछ सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, उसके कोई ऐसा नहीं कि बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, उसके पास ऐसी नहीं क्षमताएं, हाँ उसके पास सामुद्रिक क्षमताएं हैं। और पुतिन को जो जानता है स्ट्रैटेजी, वो नैरेटिव मत की बात अलग है। इतना दिन हो गया, उन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ, रशिया को घेरने के लिए बहुत सारा काम हुआ। अभी आप फिनलैंड को ले लीजिए, स्वीडन को ले लीजिए, इवन नॉर्वे जो कि नॉर्डिक देश है, इवन दे आर कमिंग। आप देखिएगा कोला पेनिनसुला के अंदर में हुआ है, नॉर्वे का एक पूरा जमीन का टुकड़ा आकर के मिलता है आपका केला पेनिनसुला में, उसी तरह फिनलैंड का है। यदि फिनलैंड को आप देखेंगे, और फिनलैंड और रशिया के बीच, फिनलैंड कभी नहीं उनके पास ऐसा सामरिक, और ना तो डिप्लॉयमेंट थी कोई, मगर अभी उन्होंने पूरा का पूरा वहां पर अपना जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, जो न्यूक्लियर कमांड का एक ब्रिगेड डिप्लॉय किया हुआ है वहां, स्कंदर मिसाइल का। तो रशिया ने न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयड है आउट ऑफ 5700 ऑल न्यूक्लियर हेड। तो मिसाइल ब्रिगेड है, तो ये कहिएगा कि उनके पास 200-100 मिसाइल, और जहां जिसके पास 5, और जिसके पास सुपरसोनिक मिसाइल, तो वहां पर मिलिट्री पावर का बैलेंस दिखाई नहीं देता है, और वो बहुत डिटरमिन्ड नेता है, मगर वो कभी नहीं करेंगे। मेन लड़ाई उनकी वर्चस्व की लड़ाई है, लड़ाई एक मल्टीपोलैरिटी की है, जिसको वो चाहते हैं कि इसमें रशिया तो आए नहीं। अदरवाइज उनका तो मेन यदि कोई ये है ओपोनेंट है तो चाइना उभर रहा है। तो इवन के साथ जो आप देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अमेरिका एक टिल्ट दिखाई देता है पाकिस्तान की तरफ, डीप स्टेट जो काम कर रहे हैं आपके सेंट मार्टिन आइलैंड या बांग्लादेश के ऊपर में, तो वो एक बैलेंस ऑफ पावर का ही लड़ाई है, जद्दोजहद की लड़ाई है। वो चाहते हैं कि आप फ्रंटलाइन स्टेट हो चाइना के अगेंस्ट में, बट सेम टाइम कि आप ना निकल जाएं। यदि आप तीसरी अर्थव्यवस्था आते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या लेकर आते हैं, और जो आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, भारत का स्ट्रेटेजिक लोकेशन किसी दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि आप इंडियन ओशन रीजन में एब्सोल्युटली आप बैठे हुए, यहाँ दुनिया की ट्रेड 70% ट्रेड जाती है, और हमारी नेवल टाइम डोमेन में बहुत बढ़ रही है। लेकिन एक से सवाल आता है यहाँ, अभी सर जो कह रहे हैं, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सर कह रहे हैं कि
जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे है, फ़िनलैंड है और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, आप जब नक्शे पे जाएँगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये नॉर्डिक कंट्री जितने हैं, यह भी लामबंद हुए हुए हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वो भी हैं और पास के जो यूरोप के देश हैं बाकी, यानी कि जो पोलैंड है, रोमानिया है, नेटो के पावरफुल होने से और नेटो के कंट्रीज़ के रूस के पास होने से उनका दबाव रहता है और सर कह रहे हैं कि दरअसल आप जब नक्शे पर जाते हैं, यूक्रेन का 20% हिस्सा रूस ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है। लुहांस्क का, दोनेत्स्क का, ज़पोरिज़िया के पास का, खरसोन के पास का। तो यूक्रेन के पूरब का ऊपर से लेकर नीचे तक का हिस्सा और क्रीमिया बहुत पहले से 2014 से ही रूस के कब्ज़े में है। पहले वो यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। क्रीमिया को एक पुल जोड़ता है, जिस पुल के ऊपर अभी यूक्रेन ने हमला किया था। क्रीमिया को वो रूस से तोड़े और रूस के भीतर हमला हुआ है। लोग सर जानना ये चाहते हैं कि पुतिन अगर अटैक करते हैं, क्योंकि उनको ये मैसेज देना है कि हमारे यहाँ अगर इतना बड़ा हमला होता है, तो हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते हैं और एक पावरफुल कंट्री होने के नाते मुझे मैसेज दुनिया को देना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग कह रहे हैं कि जो रश्निक मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके और वो तबाही लेकर के आएँगे, ना कि न्यूक्लियर वेपन का वो इस्तेमाल करेंगे। अगर पुतिन आते हैं, अटैक करके बदला लेने पर, तो रूस का जो मोड ऑफ अटैक होगा, वो क्या हो सकता है? देखिए, ऑर्सनिक की बात सब कर रहे हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेटिव परफॉर्मेंस तो उसने दे ही चुका है। देखिए, ऑर्सनिक का केवल एक मिसाइल जिसके अंदर 6 वॉरहेड होते हैं और वो बहुत डेवास्टेटिंग है। इट इज़ मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स और वो लेस देन एक न्यूक्लियर हथियार के से नीचे का यदि आप कहें उसमें न्यूक्लियर हेड नहीं है, मगर वो उसकी मार की क्षमता उतनी ही ज़्यादा है और सबसे बड़ी क्षमता है उसमें 6 वॉरहेड का निकलना। हुँ, आप 6 जगहों में एक ऑर्सनिक तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेटिव फ्लाइट तो हुआ। अभी किसी को नहीं पता है कि ये ऑर्सनिक उनके पास में क्यों है? क्योंकि वो ने इसका किया था डिनिप्रो के डिनिप्रो आप देखेंगे तो कीव के नीचे है जो प्रोजेक्ट पर है, सेंटर में एक जगह और वहाँ पर इंडस्ट्री उड़ा दिया था और 6 के 6 मिसाइल थी। तो यदि आप ऑप्शन पे हम उस दिन इन पे कर दें तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव परफॉर्मेंस जो है वो जियो गाड़ी ये छोटी-मोटी टारगेट बैलेंस की है, उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उनके हाथ में खेल रहे हैं। इनको ये लोगों को ऐसा लगता है टेंशन लगा के पूरे रशिया को तबाह कर देंगे। रशिया की जीडीपी ठीक। सारे सारे जी 7 नेशन उनका एम बहुत बड़ा है। उनका एम छोटा-सा नहीं लोग कहते हैं कि ना वो चले जाएँगे, वो ले लेंगे वहाँ पर कलिनिंग्राड ले लेंगे, जोड़ लेंगे 400 या तो लोग रशिया के पुतिन को समझे नहीं है और उनसे भी बड़ा जो लाव्रोव साहब हैं, वो भी एक चाणक्य हैं, लाव्रोव साहब। अभी आप लाव्रोव को देखें ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जियो स्ट्रैटेजिक यदि आप देखेंगे जो डिप्लोमैट हैं एक्सपर्ट। वो अभी हुँ, हुँ, एक्सपर्ट हैं। तो वहाँ पर वो शांत होकर के काम करने वाले हैं। कोई कहता है पुतिन बौखला जाते हैं तो बौखलाहट से नहीं करते वो काम। हाँ, इसका पक्का उसका जवाब तो आएगा क्योंकि रशिया कभी भी नहीं दिखा सकता है। क्या क्यों किया उन्होंने? जो सेकंड राउंड के टॉक से पहले ये कर दिया, वो कहते हैं हमने तो अमेरिका को भी नहीं बताया, ना तो हमने यूरोप के किसी देशों को बताया, हमने कर दिया हुँ, ये। वो क्यों? क्यों वो भी यूक्रेन भले ही ज़मीन हार रहा हो, ज़ेलेंस्की हार रहे हो, लोग मर गए हों। 3.7 के आसपास उनको 3.9 के आसपास करोड़ लोग रहते थे। अभी वो 2.8 करोड़ हो गए हैं। 1 करोड़ की जनता या तो डिस्प्लेस्ड हो गई है या मारे गए हैं युद्ध में। वहाँ पर हुँ, आदमी 90% ओवर स्टेल ऑफ लीव है। 90% एब्सेंट विदाउट लीव है। मिलिट्री टर्म्स में जो कहते हैं डिजर्ट इतना ज्यादा है आपके बगेड़ा। पास ग्राउंड फोर्सेस है नहीं आप ये हुँ, सबोटाज वर्जन करके नैरेटिव पैदा कर सकते हैं कि आप 40 उनके हम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर वो आपको पता है जो टीयू सीरीज के जो बॉम्बर्स हैं जिसकी हुँ, ये बात कर रहे थे टीयू 95 ये 90 के दशक के बाद बन नहीं रहा टीयू 23 एम नहीं बन रहा टीयू 130 कितने इन्होंने मारे वो तो कुछ कुछ जो ऑब्सलीट हो गए वो तो खड़े हैं रनवे में यदि आप मार करके उसको बोलिए कि हमने उसको ये कर दिया वो कर दिया
और रशिया ऐसा देश है कि इन चीजों में भी आपको बताए मेरे अनुसार, जी। ठीक है, ऐसे बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा, इसको मैं बहुत मानता हूँ, बहुत बड़ा सैबोटाज, सैबोटाज के कंडीशंस देखिए ना, इतनी बड़ी धरती के ऊपर में जहाँ की आबादी कुछ नहीं है, और रशिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अमेरिका का चैलेंज 30 करोड़ लोग हैं वहाँ, क्या अभी डोनाल्ड ट्रंप को क्या चुनौती, उसमें से आधे लोग यदि काम नहीं करने, वो निकम्मे हों, जिनके अंदर में वो चाहता है कि पूरा का पूरा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो वहाँ पर। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। इंडिया क्या है, इंडिया के पास, हमारे पास में, आपको फिर से हम लोग को बार बार इसको दोहरानी चाहिए। आप केवल हम मिसाइलें कितनी हैं, कितने टैंक है, कितने एयरक्राफ्ट हैं, उससे सामरिक दृष्टि नहीं आंकना चाहिए, वो गलत है। वो छोटे मोटे चैनलों में ये बात होती है, नैरेटिव में दिखता है, उसको बड़ी तरीके से आप करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फैक्टर बहुत आते हैं। और इंटेंजिबिलिटी में ये सब डिबेट तो अच्छा लगता है कि आपने कितने रफाल गिरा दिए, कितने, इसका कोई वैल्यू है? बैटल फील्ड के अंदर क्या डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, आप अपने एम्स को अभी तो रशिया तो अपने एम को अचीव कर, वो कोई कहता था 15 दिन, मेरा ये मानना था 2022 में, मैं ओपनली सभी, दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, इसको फ्रीज रखेंगे। उन्होंने 1/5 आदमी लगाए अपने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को, और उसको वो कर रहा है, अपने एम को अचीव करता जा रहा है, उसमें 7 साल लग जाए, 10 सर साल लग चलते जाए, चलते भले ही तीन सवाल मेरे सर। आपको लगता है कि पुतिन जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे इसका? बहुत तगड़ा करेंगे, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा करेंगे क्योंकि सर, बहुत तगड़ा करेंगे तो इसमें से कोई भी देश हो सकता है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कुछ भी, मतलब बियॉन्ड यूक्रेन? वो नहीं करेंगे अभी, तो मेरा नहीं मानना है, क्योंकि उन्होंने अभी वो उनका मेन मिशन है कि यानी एक यूक्रेन बफर से जोन, बाहर नहीं करेंगे। उनका सर आपको लगता है कि यूक्रेन पर नहीं, जो अब हमला होगा रूस की तरफ से जवाब देने के लिए, उसके बाद नेटो कंट्रीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे वॉर में? उनके पास उतना दम ही नहीं है। उतना दम ही वो नहीं है। किसी के पास 5,000 की सेना है, किसी के पास 3,000, आप भले आंकड़े जोड़ ठीक है, लीजिए ना, हाँ, 75,000 मैं बिल्कुल जो, सही, आप सही कह रहे हैं सर। आपको सर ये लगता है कि ये वॉर, चूंकि रूस यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है और यूक्रेन उस जमीन को लिए बगैर चुप रहने को तैयार नहीं है, तो रुकने की स्थिति में है, या फिर ये यूक्रेन की तबाही के साथ ही खत्म होगी? देखिए, यूक्रेन की तबाही तो टोटल हो चुकी है, लोग नहीं होंगे यूक्रेन की नस्ल को आगे चलाने के लिए, ये आप लेके चलिए, उनके पूरे रेयर अर्थ वो अमेरिका के हाथ में चले गए, बड़ा रेयर, 500 बिलियन डॉलर का उन्होंने ये कर लिया। मैंने आज पूरी जमीन, यदि आप निप्रो के वेस्ट में देखोगे ना, पूरी जमीन जो लैंड थे, एग्रीकल्चर लैंड, जो बास्केट कहा जाता था, वो सब खरीद लिए हैं, सारे वो बाहर के लोगों ने खरीद लिया है, उनकी मिलिट्री के अंदर में पूरा उन्होंने कर लिया है। तो अभी वो तो नाम करेंगे कि हम यूक्रेन को बना रहे हैं, लड़ाई 8 के दिन में हथियारों की है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्ट्री चलानी है, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को चलाना है, उनको वहां पर फूड, रेयर अर्थ चाहिए, उसकी अमेरिका की भूख है, क्योंकि चाइना ने इसकी भाजी मार ली है, भाजी तो मार लिया है, पूरे रेयर अर्थ मटेरियल जो कि आपके सभी चीज में काम आता है। आज के दिन मिसाइल की बात कीजिए या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात कीजिए, कोई चीज भी, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी में आप जाएंगे, आप सोलर पैनल बनाएंगे, उसमें भी उसकी जरूरत है। वो रेयर अर्थ मटेरियल की भाजी 30 साल के एडवांस उसने ले ली है चाइना ने, और चाइनीज को ये पता है और अमेरिका को ये चुभ रहा है। रेयर अर्थ मटेरियल में हम भी घूम रहे हैं अब, तो हम लोग जाग रहे हैं। यदि आप चिप बनाना चाहते हैं, देखिए ये लड़ाई जो है इसको लेके चलिए, दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, ये इस, हाँ, इसमें जेलेंस्की भी, इनको हम पूरा क्रेडिट देता हूँ कि इतने दिन हो गए, मगर उनके अंदर में वही जज्बा है, वही नस्ल है, वही खून है जो रशियन खून है। ये लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, और इनके आंकड़े कहते हैं, आपको कम लगता है 57 लाख रशियंस, एंड उसमें 13 लाख यूक्रेनियंस मरे, अभी कितने, 1 लाख भी नहीं पहुंचे। तो यदि आप इसकी हिस्टोरिकली देखेंगे तो, एंड नन ऑफ द नेशन, आज तक तो नहीं हुआ, अभी 21st सेंचुरी में ऐसा होगा कि ये कहें कि जर्मनी आकर के उसको बड़ी रशिया को ले लिया, कि नो, दे कांट क्रॉस, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एंट्रिंग, दे नो
उनके यदि इन्होंने बहुत बड़ा फोर्स के जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड है, उसका वो अपने उससे एयर कमांड को एरो वो कहता है एरो और स्पेस कमांड, उससे अभी किसी के एरो स्पेस कमांड, उसकी थिंकिंग बहुत आगे है, वो बहुत आगे निकल चुका है इन चीजों में, और वो करके दिखाया है। 3 साल लोग कहते थे कि 3 दिन में खत्म कर, रशिया पागल है क्या? यदि उसकी स्ट्रैटेजिक एम, उसका मेजर एम क्रीमिया है, नॉट क्रीमिया कहते हैं वो अलास्का है, वो अलास्का की जमीन को अपने इसमें, अलास्का रशिया की जमीन, उसकी लड़ाई है हमारी है। क्यों अभी चिल्ला रहे हैं बड़े चीजों के ऊपर में कि हम ग्रीनलैंड फिर नीचे चले जाते हैं पनामा? वाई डोनाल्ड ट्रंप है चीज? पहले तो वो कहते थे कि हमें बॉर्डर पे कुछ नहीं चाहिए, अभी बॉर्डर पे लगा रहे। तो पीपल आर लर्निंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया हैज नेवर डिड इट, हम स्लो एंड स्टडी बट वी आर राइजिंग इट लाइक एनीथिंग। इवन चाइनीज जो बबल है वो तो फट रही है ना अब। तो ये जो स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग हमें समझना पड़ेगा, और ये ऐसे ही टर्मोइल रहेगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन सर आपने एक नया चैप्टर खोला, मुझे लगता है इस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा, कि रूस की नजर अलास्का पे है। अगर आपने बार बार ट्रंप को सुना होगा, ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड जो है वो हम लेंगे, ये वो बेल्ट है जिस बेल्ट के लिए जनरल सिन्हा के मुताबिक उधर रूस की भी नजर है, और सिर्फ यूक्रेन जो है एक एक मतलब उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। लेकिन ये लड़ाई आगे भी जा सकती है और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, और सर के मुताबिक ये है कि यूक्रेन में अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने की तंगी हो जाएगी, संकट खड़ा हो जाएगा। सर थैंक्स अ लॉट से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट।